नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान जी मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। बहुत बहुत स्वागत है सर। 2 बार के विधायक आप रहे हैं और दूसरी बार के सांसद इस वक्त फिलहाल आप गुजरात से हैं सर। जो जितना मैं आपके बारे में जानता हूं सर, ऑल इंडिया रेडियो में लगभग 13 साल तक इंजीनियर के पद पर आप रहे सर। इंजीनियर के पद से राजनीति में कदम, ये सिलसिला कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सर? देखिए, जिन हेतु के साथ मैं राजनीतिक जीवन में आया था, अंतिम छोर पे बैठा गरीब के जीवन में परिवर्तन आए, बदलाव आए और राजनीति में एक वैल्यू बेस्ड लीडरशिप जिसे हम बोलते हैं, वैसे वैल्यू बेस्ड लीडरशिप करते हुए राजनेता की हैसियत से काम करने का अवसर श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मुझे मिला। मेरा ये 20 साल का सफ़र से संतुष्ट भी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि देश को जो बदलाव आज हम देख रहे हैं देश में, उसके पीछे श्रद्धेय मोदी जी का कठिन परिश्रम और उनका विज़न रहा है। आने वाले समय में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तब देश की नागरिकों का जीवन स्तर भी वैसा होना चाहिए और वो जीवन स्तर पूरे किसी एक राज्य का ना हो, एक ज़िले का ना हो, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच हो, एक संगठित अप्रोच करके हम देश के सभी नागरिकों के जीवन में परिवर्तन कैसे आए उस दिशा में काम करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है आकांक्षी जिला एक वही परिकल्पना है जो देश को सबके साथ सबका विकास करके आगे ले जाने वाली। 2 बार आप विधायक भी चुने गए हैं सर और दूसरी बार अभी फिलहाल आप सांसद के पद पर भी हैं। पहली बार मंत्री पद आपने संभाला है सर। इस मंत्री पद के दौरान, चूंकि पहला 2 साल अगर हम बात करें सर, पूरा कोविड-19 ने जो विकास के साधन मुहैया केंद्र सरकार कराना चाह रही थी वो बहुत कुछ हो नहीं पाया सर। क्या आगे आने वाले फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके, जो आपको ऐसा लगता है कि ऑन ग्राउंड जो हैं वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे आम जनता को? देखिए, आपने देखा कि 2 साल में इतनी बड़ी चैलेंज को पार करके दुनिया के लिए एक फार्मेसी बना है हमारा देश। हमने एक्सपोर्ट किया है, हमने दवाई एक्सपोर्ट किया है, हमने सैनिटाइजेशन, हमने हर चीज़ एक्सपोर्ट किया है। तो इस देश को बचाना का काम नहीं किया है, लेकिन देश को दुनिया के सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात कर रहे हैं, तो दुनिया के सारे देशों को मदद करने का भी काम किया है और इसके चलते विश्व में हमारी जो प्रतिष्ठा है वो मोदी जी के नेतृत्व में और बढ़ी है। और हम ये सब जानते हैं कि इतना पेंडेमिक के बावजूद भी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी ट्रैक पे आ गया है। आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि दुनिया के कई देश अभी भी कोविड से परेशान है, तब हम अपनी मूल गति में आ गए हैं। गुजरात और कर्नाटक, ये 2 जगह विधानसभा चुनाव होने हैं सर। किस प्रकार की स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार हमने देखा सर, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही। कांग्रेस ने बहुत अच्छा कमबैक वहाँ पर किया। इस बार चूंकि छत्तीसगढ़ में आप हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को निश्चित तौर पर इसके पहले जो भी विधानसभा चुनाव हुए उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती रही है। पूरी उम्मीद है कि गुजरात चुनाव में भी बड़ी भूमिका में वो रहेंगे। गुजरात में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की अब तक के इतिहास में जितनी सीट्स नहीं आएगी वैसी सीट्स इस बार आएगी। आप ये लिख कर दीजिए। कारण कि गुजरात की जनता मैच्योर जनता है, वो समझती है कि आजकल जो लोग आते हैं और जो बात करते हैं और जो गुजरात में सालों से उन्होंने कई सालों तक कांग्रेस का शासन देखा है और उनका शासन देखने के बाद उस समय गुजरात की क्या स्थिति थी और आज गुजरात पूरे देश में विकास का मॉडल बना। उसी विकास के मॉडल के तहत श्रद्धेय मोदी जी को देश ने परखा और देश ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। तो गुजरात आज ग्रोथ इंजन है पूरे देश का और गुजरात की जनता 27 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ है कुल मिला के। अब ये इतने सालों से है तो ये विकास क्या है, विकास आने वाले समय में इस विकास से क्या फ़ायदा होने वाला है, ये गुजरात की परिपक्व जनता अच्छी तरह समझती है। और जो आपने बोला कि पिछली बार
स्थिति थोड़ा ठीक नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि रिजल्ट ऐसा आया था, लेकिन उस समय कांग्रेस ने जो वहाँ हमारे सोशल जो स्ट्रक्चर है उनको बहुत बड़ा नुकसान किया। उनकी कुछ सीटें बढ़ गई हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ उन्होंने जातिवाद भड़काया और जातिवाद भड़काने के साथ साथ जिस तरीके से उन्हें हथकंडे अपनाए, मुझे ऐसा लगता है कि देश ये सारी चीज़ें समझता है और धीरे धीरे इसी के कारण ही कांग्रेस सिकुड़ रही है। कांग्रेस की ये नकारात्मक मानसिकता के कारण ही पूरे देश में आज कांग्रेस धीरे धीरे एक समय की राष्ट्रीय पार्टी आज प्रांत की पार्टी भी नहीं रही है। कुछ प्रांतों में है उनकी सरकार, आने वाले समय में वहाँ भी नहीं रहेगी। 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, लेकिन छत्तीसगढ़ में 15 सीटें 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल ला पाई। गुजरात का एक एग्जाम्पल आपने बताया कि लगातार हम सत्ता में बने और इस बार और अधिक सीटों से हम फिर से विधानसभा चुनाव जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या कोई कमी रह गई सर? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती भी है और चुनाव हारती भी है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन वादों पे खरा उतरने का कोशिश भी करती है और लगातार करती रहती है, और हारने के बाद उनकी समीक्षा भी करती है कि हमारी हार क्यों हुई, और कोई एक कारण नहीं होता, मल्टीपल रीज़न होता है। और मुझे ऐसा पूर्ण भरोसा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन आएगा, पूर्ण बहुमत से भाजपा का शासन छत्तीसगढ़ में आने वाला है। चूक कहाँ हो गई थी सर 2018 में? अब दंतेवाड़ा का आपने दौरा, देखिए, मल्टीपल रीजंस होता है, कोई एक कारण नहीं होता है, लेकिन भाजपा हमेशा उसकी समीक्षा करती है और उन कमियों को दूर करके फिर से मैदान में उतरती है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो लगातार आरोप लगाते हैं कि केंद्र सौतेला व्यवहार करती है हमारे साथ, जीएसटी का पैसा वो हमको नहीं दे रही है, सीआरपीएफ यहाँ पर चूंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में उसका पैसा काट दे रही है, जो हमारा क्षतिपूर्ति होना चाहिए कोयले का वो सब हमको नहीं मिल रहा है। क्या वाकई में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, छत्तीसगढ़ की रचना किसने की थी? अटल बिहारी। 2001 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों की रचना करके छत्तीसगढ़ को जो विकास की आस लेके बैठा था ये क्षेत्र, 15 साल तक शासन किया। अब ये छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा परिवर्तन लाए, जो एलडब्ल्यू एरिया है, जो आप जैसे बता रहे हैं कि माओवादी एरिया है, वहाँ भी आज विकास अगर पहुँचा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन के कारण पहुँचा है। रही बात केंद्र का अन्याय की, तो पहले प्लानिंग कमीशन, अभी जो नीति आयोग है, उन और भारत सरकार के पास जो टैक्स की इनकम होती है, उनमें से पहली बार, पहले 25% भी नहीं जाता था, 21%, कभी 23% जाता था, आज 42% राशि राज्यों को वापस जाती है। जो 1 रुपया टैक्स का भारत सरकार के पास आता है, उसमें से 42 पैसा राज्यों को वापस जाता है। ऐसा कभी आज तक नहीं बना। लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीस राज्य सरकारों को दिया जाता है, और मैं ये मानता हूँ कि राज्य सरकारों को भी अपना दायित्व निभाते हुए उन राज्यों का विकास के लिए उन राशियों का सही मायने में सही स्थान पर उपयोग करके अपनी राज्यों की जनता की सेवा करनी चाहिए। सही जगह उपयोग नहीं हो रहा है क्या यहाँ पर? देखिए, ऐसा है, मेरा अभी तक 2-3 दिन का दौरा हो रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आकांक्षी जिलाओं में काम हुआ है, लेकिन अभी भी उन जिलाओं में काफ़ी काम करना बाकी है। उन जिलाओं में अभी भी जो गरीब जनता है, उनका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उन गरीब जनताओं को भारत सरकार की जो योजनाओं है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजनाओं के तहत उनका अकाउंट बने, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा केवल 12 रुपया में 2 लाख रुपया का बीमा होता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति केवल 330 रुपया साल भर में 2 लाख रुपया के। तो ऐसी ऐसी जो स्कीम्स है, जहां गरीब के लिए ये स्कीम्स बनाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना आज भी वहां 2018 से शुरू हुई थी, अभी भी 4 साल हो रहा है, वहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका राज्यांश जो देना होता है वो राज्यों को भी देना चाहिए, और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। योजना चाहे भारत सरकार की हो, लेकिन राज्य सरकार उसका ड्राइवर बने, क्योंकि आकांक्षी जिला है। यहाँ कोई एक राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई जिला प्रशासक अगर चाहे कि हम विकास करना केवल नहीं करेंगे, ये सबका सामूहिक दायित्व होता है। और ये सामूहिक दायित्व में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एरिया ऐसा है, मैं राजनीतिक बोलने नहीं आया हूँ, लेकिन अभी भी उस एरिया में काम करना बाकी है, जहाँ राज्य सरकारों का काम करना
और जिला प्रशासक को काम करना अत्यंत आवश्यक है, जो गरीब जनता के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने वाले हैं। क्या श्रेय लेने की होड़ मची हुई है सर? क्योंकि राज्य में जो भी योजनाएं चलती है सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि 80% केंद्र के सहयोग से ही कोई भी योजना संचालित होती है। राज्य कहती है हम विकास कर रहे हैं, केंद्र कहती है कि हमने पैसा दिया है, राज्य कहती है कि केवल यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों को भेजकर सरकार जो है वो जासूसी कराना चाह रही राज्य की। ये है क्या सर मामला? देखिए, आकांक्षी जिलाओं का समीक्षा करना कोई जासूसी अगर समझता है तो मैं ये समझता हूँ कि नेतृत्व की जो परिपक्वता है, उन परिपक्वता में कहीं कमी है। मैं और तो वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि एक मैच्योर लीडर अगर ऐसा बोलेंगे तो इस देश का, इस राज्य का क्या होगा। एक मैच्योर लीडर तो अपने आप को एक ओपन होकर बोलना चाहिए कि आइए हम सब साथ मिलकर मेरे उन जिलों का विकास करिए जो पिछड़े हैं, जो अविकसित हैं, जो विकास की आस लेके बैठे हैं। तो क्यों ना भारत सरकार और राज्य सरकार और जिला प्रशासन सब साथ में मिलकर उन जिलों की चिंता करें। लेकिन अगर कोई आता है और उनको आप चुनाव के मापदंड से देखते हैं, चुनाव के तराजू से तोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है ऐसी संकीर्णता से हमें बाहर आना चाहिए। क्योंकि कोई भी मंत्री अगर देश में कहीं भी प्रवास करने जाएगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं तो इलेक्शन होगा। एक लोकतांत्रिक देश है, किसी राज्य में होगा, किसी जिला का होगा, लोकल बॉडीज़ का होगा। इससे चुनाव के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, बल्कि एक बड़े मन से मुख्यमंत्री जी को भी बोलना चाहिए कि आइए हम सब साथ में बैठ के समीक्षा करते हैं, उन आकांक्षी जिलों की, हमारी जनता की चिंता करते हैं, उनके लिए जो आवश्यक है हम साथ में मिलकर करेंगे। कांग्रेस का ये कहना है सर कि तेज तर्रार मंत्रियों की एक फौज उतार दी है मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए। 2023 का रोड मैप तैयार करने के लिए मंत्रियों को भेजा गया है, ताकि जो लो पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं योजनाओं में बहुत सारी खामियां भी रहती है, उसको दिखाकर ये बताने की कोशिश है कि राज्य कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ केंद्र कर रहा है। आपने अभी तक मेरे से बात की, आपने मेरी बात को सुना, आपको इस बात से कहाँ ऐसा लगा कि मैं कोई जासूसी करने आया हूँ या मैं कुछ लूप होल्स बताने आया हूँ? मैं तो ये चाहता हूँ कि राज्य सरकार, भारत सरकार, जिला प्रशासन साथ में मिलकर अपना सामूहिक दायित्व निभाए। हम सबका ये कर्तव्य है। ये वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। कांग्रेस की ये मानसिकता रही है कि हमेशा हर काम को, हर निर्णय को उन्होंने वोट बैंक से तराजू से तोला है। यहाँ हमें वोट मिलता है वहाँ काम करिए, यहाँ से वोट नहीं मिलता है तो उनको प्रताड़ित करें। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की इसी मानसिकता के कारण और ये डिवाइसेस, मतलब भागला करना और राजनीति करना, किसी विशेष वर्ग की तुष्टीकरण करना, देश की जनता अब ये बहुत आगे बढ़ गई है। स्वतंत्रता के 75 साल मनाने जा रहे हैं और 75 साल के बाद आने वाले 25 साल के बाद 2047 में भारत अमृत काल का ये पीरियड के बाद शताब्दी मनाने। तो जब शताब्दी मनाने जा रहे हैं, एक तरफ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अगर राज्यों अपनी मानसिकता नहीं चेंज करेंगे तो इस विकास में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? आकांक्षी जिलों की परिकल्पना मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, जनवरी 2018 में रखी गई थी और ये उसके पीछे का उद्देश्य था कि जो जिले बहुत पिछड़े हुए हैं उनको विकास के पथ पर हमको आगे बढ़ाना है। लेकिन जो रिपोर्ट उसके बाद आई वो साफ कहती थी कि जो काम होना चाहिए था आकांक्षी जिलों में वो काम नहीं हो पाया। चूंकि आप लोग मॉनिटरिंग करने आए हैं सर, दंतेवाड़ा जिले में आप गए, राजनांदगांव जिले में सिंधिया जी गए, ऐसे तमाम मंत्री जो अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं सर, अभी तक क्या खामियां आप देख रहे हैं और किस तरह से दुरुस्त इसे किया जा सकता है? देखिए, मंत्री तो आ जाए हैं, लेकिन आकांक्षी जिलों का हर महीने मॉनिटरिंग होता है। उसको हम डेल्टा, एक प्रकार से उनका नाम दिया गया कन्वर्जन, और जो भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का, फिर हम कन्वर्जन के बाद उन राज्यों में कंपटीशन भी, उन जिलों में कंपटीशन भी करवा रहे हैं। तो हर महीने नीति आयोग की टीम के साथ उनका एक डेटा कलेक्शन होता है। हर महीने में कौन से, मतलब शिक्षा में कितना काम हुआ, हेल्थ में कितना हुआ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना हुआ, इंक्लूसिव फाइनेंस इंक्लूजन में कितना काम हुआ, स्किल डेवलपमेंट, उसका हर महीने मॉनिटरिंग होता है। केवल एक बार मंत्री आए तो समीक्षा होगा नहीं, हर महीने होता है। और हर महीने एक स्पर्धा भी होता है। हर महीने जिन जिलों ने अच्छा काम किया है उनका रिकॉग्निशन भी होता है, और अगर काम नहीं हुआ है तो उनको मार्गदर्शन नीति आयोग की ओर से मिलता है, भारत सरकार की ओर से मिलते हैं। बेसिकली आकांक्षी जिला में स्टेट मोटिव ड्राइवर सीट पर है। स्टेट को ये काम लीड लेकर करना है। स्टेट को ये समझना चाहिए कि मेरे आकांक्षी जिला, और मुझे यहाँ पता चला कि 10 जिले ऐसे हैं
छत्तीसगढ़ के जो आकांक्षी है, मतलब जिन्हें विकास की आवश्यकता है, वैसे 10 जिलों के लिए अगर आप राजनीति करोगे और आप अपने आप को स्टेट का मुख्यमंत्री कहोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह 10 जिला वो स्टेट के अंदर नहीं है। क्या मुख्यमंत्री का ये दायित्व नहीं है कि उस 10 जिलों की चिंता भी करे, उसके लिए एक विशेष योजना बनाए? आवश्यकता होने पर, ये भारत सरकार ने यह भी कहा है, नीति आयोग ने भी बोला है, आवश्यकता होने पर जो भी आवंटन करना पड़ेगा अलग धनराशि वो हम करेंगे, लेकिन गरीब की सेवा के लिए आगे आइए। संचार राज्य मंत्री हैं सर, आपने दंतेवाड़ा का भी दौरा किया है, कमियां क्या देख रहे हैं सर? चूंकि कमियां हैं आपने बताई होंगी, दुरुस्त करने के उपाय भी सुझाए होंगे जिला प्रशासन को, क्या कमियां देख रहे हैं सर? देखिए, इसमें दंतेवाड़ा जिले में कुछ नवाचार भी किया है, मैं स्पिरिट के साथ उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो ओवरऑल तो गरीब के लिए किए हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जो बेसिक काम करना चाहिए, जैसे मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात किया, हर गरीब के पास उसका अकाउंट होना चाहिए, उस गरीब का मनरेगा का पैसा मिलना चाहिए सीधा। इस गरीब को किसान सम्मान निधि का जो पैसा शुरू में उन जिला में मिलता था, आज उस समय 37,000 किसानों को मिला था, आज कम होकर केवल 7-8 हज़ार लोगों को मिल रहा है। तो क्या कमी है? बल्कि वो तो बढ़ना चाहिए। जब किसान सम्मान निधि साल भर में हम 6,000 रुपये देते हैं, तो ऐसी चीज़ों को फोकस करके काम करें। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम है, जो गरीब को इंश्योरेंस मिले, उस सबका काम है। गरीब को वहाँ एनीमिया और मलेरिया में अच्छा काम किया है, मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, लेकिन जहाँ काम करना चाहिए वहाँ नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, स्किल डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। और कहीं कहीं तो मैंने ये भी पाया कि जो पुरानी सरकार का, ये राजनीतिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पुरानी सरकार का जो इनिशिएटिव था उसका नाम बदल के कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सर, प्रधानमंत्री आवास योजना। उस आवास योजना की अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो सरकार का ये कहना है कि 60% केंद्र देता है, 40% राशि हमको देनी पड़ती है। जब हम 40% दे रहे हैं तो उसमें प्रधानमंत्री का नाम क्यों होना चाहिए? इसके कारण लगातार केंद्र के बहुत मंत्रियों ने भी, यहाँ के लोकल लीडर्स ने भी आरोप लगाया कि जो गरीब का घर है वो नहीं बन पा रहा है, केंद्र वर्सेस राज्य के कारण। मुझे ठीक है, मैं आपको बहुत हंसी आती है, इस देश में 150 से ज़्यादा ऐसी योजनाएं हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप ढूंढ लीजिए जहाँ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो गांधी मतलब उनके नाम हैं। पहला ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में आया है जहाँ उनकी हर स्कीम के साथ किसी व्यक्ति का नाम में नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री बीमा, प्रधानमंत्री आयुष्मान, प्रधानमंत्री का नाम है। प्रधानमंत्री एक मतलब प्रधानमंत्री एक सम्मानीय ओहदा है और उनके नाम से स्कीम है, किसी व्यक्ति के नहीं है। आप मुझे बताए, जो मैं गिनाने जाऊंगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बुरा लगेगा क्योंकि उनके नेता हैं। अब उनका उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि हम जानते हैं चाटुकारिता, चापलूसी का राजनीति चल रहा है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता ये सब समझ रही है। प्रधानमंत्री ने खुद का नाम नहीं लगाया कहीं। प्रधानमंत्री ने आप कहीं आज तक की 14 के बाद कोई भी योजना आप पढ़कर बताइए मुझे जहां नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद का नाम लिखा है। संचार राज्य मंत्री हैं सर, चूंकि छत्तीसगढ़ का दौरा है इसलिए मैं बस्तर की जरूर आपसे चर्चा करूंगा सर। बस्तर में एक बहुत बड़ी समस्या है नेटवर्क का सर, और जब रमन सिंह यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुझे बहुत अच्छे से याद है, स्मार्टफोन बांटे गए थे, लेकिन बड़ा आरोप ये लगा जब नेटवर्क ही नहीं तो उस फोन का हम करेंगे क्या। और आप भी जानते हैं सर, जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, आईटीबीपी है, वहाँ पर सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, उनको सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं सर कनेक्टिविटी की। क्या इस दिशा में कुछ ऐसा कोई पायलट प्रोजेक्ट है जो उस दिशा में आगे बढ़ेगा, वहाँ के लोगों को इस नेटवर्किंग की प्रॉब्लम से निजात मिल पाएगी? आपका सवाल जो है एकदम लाजमी, इसलिए लाजमी है कि कनेक्टिविटी का मतलब डेवलपमेंट। पहले ऐसा था, रोड अगर बनता है तो वो रोड डेवलपमेंट का आधार था। अगर रोड बन गया किसी गांव में, दूर दराज क्षेत्र में, तो उस रोड से हेल्थ पहुंचेगा, उस रोड से शिक्षा पहुंचेगी, इस रोड से हर चीज़, मतलब डेवलपमेंट का आधार। लेकिन आज ज़माना में टेक्नोलॉजी का युग है, या और नई पीढ़ी, विशेष तौर पे ये मोबाइल और ये जो ई कॉमर्स का ज़माना है, तब टेक्नोलॉजी सारी गतिविधि का आधार है। तो कनेक्टिविटी पहुंचना, और जैसे आपने बोला कि कैंप एरिया में, मैं ये मानता हूं कि ये हमारा विभाग का दायित्व है और इसके लिए हमने योजना भी बनाई है। मैं जब दंतेवाड़ा का प्रवास करने आ रहा था तब मैंने मेरे विभाग से जानकारी ली कि भाई क्या बात है।
तो बताया गया कि दंतेवाड़ा के 59 गांव, जिला की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल छत्तीसगढ़ के बाद में बोलता हूँ, जब 59 गांव में टावर नहीं था, हमने तुरंत 51 करोड़ रुपीस 51 करोड़ खर्च करके उन गांव में टावर भी पहुंचाना। और प्रधानमंत्री जी की ये कल्पना है कि अगर सही मायने में डेमोक्रेसी पहुंचाना है तो कनेक्टिविटी पर, अगर कनेक्टिविटी पहुंची, इंटरनेट पहुंचा, तो दूर गांव में वो बैठा हुआ आदमी अकाउंटेबिलिटी पूछेगा, सरकारों को सवाल करेगा। इसीलिए डेमोक्रेसी पहुंचाना है तो कनेक्टिविटी पहुंचाओ। तो हमने छत्तीसगढ़ में 1500 करोड़ रुपया खर्च करके आने वाले समय में हम 700 से अधिक हमारा विभाग टावर करेगा, प्राइवेट प्लेयर भी करेंगे, और यूएसएफ फंड जो हमारा एक सर्विस ऑब्लिगेशन एक फंड होता है, यूनिवर्सल सर्विस, यहाँ सर्विस मतलब जो टेक्नो कमर्शियल नहीं होता तो वहाँ प्राइवेट प्लेयर नहीं जाएगा। अगर दंतेवाड़ा या सुकमा या पीछे के कोई ऐसे दूर दराज के पिछड़े ज़िले हैं, वहाँ कनेक्टिविटी प्राइवेट प्लेयर नहीं देगा क्योंकि वो उनको कमर्शियली वायबल नहीं है, लेकिन वहाँ हमारा विभाग डीओटी काम करेगा। तो हम आने वाले समय में ऐसे करीब 600 और तो करीब 1000 से गाँवों को हम 23 मार्च 2023 तक हर गांव में कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए संपूर्ण पूरे निष्ठा के साथ प्रयत्न करेंगे। और मैं उन कैमरा छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करके जाता हूं कि ये जरूर है कि अभी भी कनेक्टिविटी की कमी है, लेकिन हम बहुत जल्दी आपके लिए करेंगे। सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं सर, छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है सर, अक्सर ये बात आती है कि किसी भी योजना को लेकर केंद्र वर्सेस राज्य होता है सर, लेकिन होना ये चाहिए केंद्र के साथ राज्य, तो शायद बहुत बेहतर जो है हम विकास के साधन पहुंचा पाएंगे। ये आरोप लगता रहा है कि 10 मंत्रियों को एक साथ भेजा गया है और कहीं ना कहीं बाकी जगहों में नहीं, केवल छत्तीसगढ़ को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि 2023 में चुनाव होने और यहाँ पर आपकी सरकार नहीं है। इस बारे में कुछ यहाँ की राज्य सरकार से कहना चाहेंगे, यहाँ की जनता से कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ में 10 जिला हैं, 10 मंत्री आए हैं और आकांक्षी जिला की संख्या 115 है। गुजरात में भी 2 जिला हैं, तो वहाँ हमारे साथी मंत्री गए हैं, अनुराग जी और प्रहलाद जोशी गए हैं। तो क्या गुजरात में चुनाव इसीलिए गए हैं? मैं राजस्थान में गए हैं, महाराष्ट्र में गए, मैं अब राजस्थान महाराष्ट्र जो जहाँ कांग्रेस का, इस देश के हर राज्य में गए हैं जहाँ आकांक्षी जिला है, उसे चुनाव से मत जुड़िए। मेरा ये आपसे निवेदन है कि ये जो काम हो रहा है हमारी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, अगर मंत्री आएगा तो कुछ मार्गदर्शन भी करेगा, कुछ ऐसी स्कीम होगी जहाँ जैसे जल आपूर्ति के स्कीम है, वहाँ भारत सरकार जल जीवन मिशन के तक करोड़ ऑफ रुपीज़ का आवश्यकता होने पर हम साथ में रहकर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए उन जो प्रपोजल है या उन जो प्रोजेक्ट हैं उनमें हेल्प करेंगे एक फैसिलिटेटर की तरह। तो ये तो जनता के लिए अच्छा है। ये मत सोचिए कि ये केवल छत्तीसगढ़ में ही 10 मंत्री आए हैं, ये तो 100 से अधिक जिलों में गए हैं। तो क्या पूरे देश में चुनाव है इसलिए गए? नहीं गए, ये हमारा दायित्व है इसीलिए। और ये आकांक्षी जिला का समीक्षा करना केवल भारत सरकार क्यों करे, राज्य सरकार भी समय अनुसार करे, समय अनुसार अपना जिला प्रशासन को मार्गदर्शन करे और अपने जिला की जनसंख्या उन परिवारों की चिंता करे। एक आखिरी सवाल सर, राज्य सरकार का ये भी कहना है कि मंत्री तो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, 10 आकांक्षी जिलों का दौरा करें, इनके जाने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा क्या? कुछ बोलना चाहेंगे सर, क्या मिलेगा? बिल्कुल, पहले तो ये है कि आकांक्षी जिला का जो विकास, जो परिकल्पना श्रद्धेय मोदी जी ने की है, और आज हम जब समीक्षा करके गए हैं तो इस जिलाओं में जिन जिन एरिया में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार पूर्णतः छत्तीसगढ़ की जनता के साथ रहेगी, साथ है, ये आपको आश्वस्त करके जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना देवी सिंह चौहान साहब को, साफ तौर पर उनका कहना है कि राज्य की मदद के लिए केंद्र सरकार है और राज्य और केंद्र मिलकर ही काम करेंगे, तभी हम विकास के बेहतर साधन आम जनता को मुहैया करा पाएंगे। और केंद्र की परिकल्पना यही है, आकांक्षी जिले 10 हैं इसलिए 10 मंत्री आए, कहीं 2 होंगे तो शायद 2 मंत्री वहां गए होंगे। इसकी परिकल्पना ये नहीं है कि राजनीतिक रूप से राज्य सरकार को डिफीट करना या नुकसान पहुंचाना है, आम जनता तक पहुंचना और आकांक्षी जिलों में जितने बेहतर काम हो पाए, जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करना और आगे आने वाले भविष्य में और बेहतर काम करना फिलहाल इसका उद्देश्य है। तो खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।